नमस्कार, प्रणाम। गॉस थ्योरम क्या है? ये गॉस थ्योरम एक स्टेटमेंट है बस। जब आप इसे समझ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि गॉस थ्योरम एक स्टेटमेंट है बस। सो लेट अस स्टार्ट विथ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आई होप एंड आई एक्सपेक्ट दैट आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता है और आप लोगों ने पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मेजरमेंट को पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? मान के चलिए मैंने यहाँ पर एक चार्ज को रखा प्लस क्यू, एंड बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हर दिशा और हर डायरेक्शन में निकालेगा और उसे भेजेगा इधर उधर जहां उसे भेजना है। कितने डायरेक्शन में? 4 पाई डायरेक्शन में। इसलिए वो स्फीयर बनाता है। ऐसा भी बढ़ेगा, ऐसा भी बढ़ेगा, ऐसा भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया? हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस एरिया लाके रख दिया था। जैसे ये एक सरफेस एरिया हमने लाके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो हमने क्या पढ़ा था? पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिटरमाइन। हमने अभी तक ये निकालने की कोशिश की है। हमने क्या निकालने की कोशिश की है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन सरफेस एरिया इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया? एक सरफेस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दिया कुछ इस प्रकार। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हमने एक सरफेस एरिया को रख दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम गिनेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस हो रही है और उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे। हम लोग ये कहेंगे कि भाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से क्रॉस हो रही है वो है 3, तो वही हमारा फ्लक्स हुआ। यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया। और इसी के संदर्भ में अब मैंने एक और सरफेस ला लिया यहाँ पे ऐसी, और एक और सरफेस ऐसी ला ली और फिर इसे इससे जोड़ लिया और ये कुछ ऐसा है। तो मुझे बताइए कि अब ये सरफेस एरिया नहीं है, अब ये एक क्लोज्ड सरफेस है। तो हमने फ्लक्स निकाला किसका? व्हेन ए क्लोज्ड सरफेस is placed or is kept in an electric field। तो अब ये सेकेंड केस हो गया हमारा कि अब हमने एक सरफेस एरिया को नहीं बल्कि एक क्लोज्ड सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब इसमें कितना फ्लक्स होगा हमने ये भी निकालने की कोशिश की थी। यहाँ का एरिया वेक्टर इस सरफेस का, फिर इस सरफेस का, फिर ये सामने वाली सरफेस का, फिर पीछे वाली सरफेस का, है ना? आपको याद आ रहा है पिछले वीडियो में हमने यही सब काम तो किया। पर अगर सरफेस एरिया के बाद, क्लोज्ड सरफेस के बाद मैं यहाँ पर एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस लाता हूँ जिसका शेप सिमेट्रिक नहीं है, जिसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे ये वाला शेप। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर कहीं चार्ज रखा हुआ है Q प्लस Q, और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल रहा है, ऐसे निकाल रहा है, ऐसे भी निकालेगा,
ऐसे भी निकालेगा, और ये ऐसा है आगे से ऐसा, तो इधर इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा। और अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। हम क्या करते हैं कि हम ये सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाते हैं, ये सरफेस ऐसी मानते हैं, और ये सरफेस छोटी सी सरफेस है, इसलिए इसको हम ds लेते हैं। और यहाँ का एरिया वेक्टर ये रहा, यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर, जो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस सरफेस पे ऐसा है, तो ये हमें थीटा मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, हम इस सरफेस पे, ये सरफेस ऐसी है छोटी सी ds, यहाँ का एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, यहाँ थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा छोटा सा एरिया ऐसा है, और इससे परपेंडिकुलर ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर एरिया, जो एरिया का डायरेक्शन बता रहा है, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर थीटा अलग हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही छोटे 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 एरिया लेते हैं, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, और उसे हम सभी सारे छोटे छोटे एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल के उन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और उन सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के छोटे छोटे एरिया के, ये छोटा एरिया एक, ये छोटा एरिया, ऐसे छोटे छोटे एरिया हम लेते हैं, और इन सब का फ्लक्स निकाल के ऐड कर देते हैं। उस प्रोसेस का नाम इंटीग्रेशन, और हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखने जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and the area vector at that point, at that surface area, at that surface area element। अब से हम ds को क्या कहेंगे, हम ds को कहेंगे सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट है ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस। तो ये गॉस ने नहीं बताया, ये वाली जो चीज़ है ना, ये गॉस ने नहीं बताया भैया, ये हमने अभी तक कैलकुलेशन करना सीखा था ना, उससे आया ये सब। इस पे न्यूमेरिकल्स आधारित भी हम आगे करेंगे, जब आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, पर उसके लिए अभी थोड़ा समय है। पर फिर गॉस ने क्या बताया, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ क्या, आई एम सो सॉरी गाइस। चलिए, मतलब फिर गॉस ने क्या बताया, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता है। हमने इन सब चीज़ों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वी कैन फाइंड व्हाट, वी कैन फाइंड the electric flux when surface area is kept in electric field. We can determine flux when a closed surface is placed which is symmetric. This is not symmetric. Now what do you mean by symmetric? Like this is the sphere, if I cut into half, if I cut it into half, तो ये वाला आधा बरोबर इस आधे के इक्वल होगा। If I cut this cylinder into half, this half will be exactly equal to this half. But in this case, if I divide it into half from any side, one half is not equal to another half. That is why this is not symmetric. And symmetric, this is symmetric, this is symmetric. So ये वाला जो केस है ना, ये सिमेट्रिक का था। सिमेट्रिक में हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के दौरान, जब हम गॉसियन सरफेस को बनाएंगे, तब हम सिमेट्रिक के ऊपर बहुत काम करेंगे आगे,
पर आपको सिमेट्रिक के बारे में मैंने एक आइडिया दिया है। जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को अगर मैं यहाँ से बरोबर आधा आधा काट दूँ तो इसका आधा और इसका आधा सेम रहेगा, है ना, मिरर होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। पर ये सिमेट्रिक है। इसे ऐसा भी काटूँ तो ये आधा और ये आधा इक्वल होगा, सिमेट्रिक है। पर इसे ऐसा अगर आधा काट दूँ यहाँ से, तो ये आधा और ये आधा अब सिमेट्रिक नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक नहीं है, पर इसके लिए भी हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पर गॉस ने ये पूरी चीज को एक सेंटेंस में खत्म कर दिया। गॉस ने ये बोला, ये सब तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भी करते हैं। पर उस गॉस वाज लाइक कि व्हाट द शिट आर यू डूइंग, ओह आई एम सो सॉरी। ही वॉज अ जीनियस कि उन्होंने एक सेंटेंस में इतनी सारी चीज का समावेश हमें ऐसे दिया कि आपको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, दैट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। विच चार्ज, what is this charge? this charge is this charge is the charge which is enclosed by the Gaussian surface or the Gauss or the enclosed surface। ये जो Q है, ये Q क्या है, ये वो वाला चार्ज है जो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1, तो इसकी वजह से क्या इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो इस सरफेस पे बन रही है, इस क्यू की वजह से उस पर कोई अफेक्ट होगा क्या? मतलब ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रही है इस चार्ज की वजह से ना, और ये चार्ज बाहर रखा हुआ है, एनक्लोज्ड सरफेस के बाहर रखा हुआ है। तो एनक्लोज्ड सरफेस पे जो फ्लक्स बन रहा है इसकी वजह से क्या उस पे ये अफेक्ट करेगा? तो हमारा आंसर होगा नहीं, इसका कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है ना। हाँ जी, आपकी बात सही है, बट क्या होता है कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ऐसी, यहाँ पे एंटर हुई और ये ऐसी ऐसी गई और यहाँ से निकल भी गई बाहर। तो इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आई, अंदर घुसी और ऐसी जाके फिर ऐसी बाहर चली गई। तो कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रही, इसकी वजह से यहाँ पर प्लस लेंगे क्योंकि घुस रही है, और यहाँ पे बाहर निकल रही है इसलिए -1 लेंगे। +1 -1 0। तो बताइए इस चार्ज ने कुछ अफेक्ट किया अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? नहीं, क्योंकि भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रही थी उतनी निकल भी गई। एक और ऐसी निकली यहाँ से, और ये ऐसे ऐसे करके ऐसी बाहर निकल गई। तो हम क्या कहेंगे, भाई यहाँ पर एक घुसी, यहाँ पर भी एक घुसी, पर यहाँ पर एक निकली और यहाँ पर भी एक निकली, ये वाली। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस सरफेस के अंदर कितनी? आप कहेंगे 0, +2 -2। तो किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस के बाहर वाला चार्ज उस एनक्लोज्ड सरफेस के फ्लक्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। ये भी हमें इन्होंने बताया, गॉस ने बताया। और इसी के साथ साथ इस एक सेंटेंस में इन्होंने ये बता दिया कि इस सरफेस पे कितनी फ्लक्स है। आप सिर्फ ये बताइए कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उतने चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां पर ये क्या है, फ्लक्स। दिस इज द फ्लक्स ऑन द क्लोज्ड सरफेस।
और ये क्या है Q, दिस इज द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड। किसने एनक्लोज्ड किया है ये चार्ज को? इस क्लोज सरफेस ने भाई साहब। ये जो चार्ज है, ये चार्ज को इस क्लोज सरफेस ने बंद करके रखा है। ये चार्ज को इस क्लोज सरफेस ने सब जगह से बंद करके रखा है, इसलिए ये क्लोज सरफेस है। तो अगर अब हमें इस चीज़ का स्टेटमेंट लिखना पड़े तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, और फिर हम इस स्टेटमेंट, इस इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। बस आपका गॉस लॉ, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो हम ऐसे लिखेंगे कि गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द फ्लक्स states that so Gauss theorem states that the total flux through a closed surface, this is a closed surface, and the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge which is enclosed by the closed surface. The net charge which is enclosed by the closed surface। मतलब जो चार्ज है वो हमेशा उतना ही लेना है जितना इस सरफेस ने एनक्लोज करके रखा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर रखा हुआ है ये वाला चार्ज यहाँ पर, और ये वाला चार्ज तो सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये वाला चार्ज सेंटर पे, ये वाला चार्ज यहाँ पर, और ये वाला चार्ज यहाँ पर। तो क्या हम कितना चार्ज लेंगे? तब हम कहेंगे भैया अब इस सरफेस ने कितने चार्ज को बंद करके रखा है अपने अंदर, Q प्लस क्यू प्लस क्यू 3Q। और यहाँ पर अगर मैंने कहीं -2Q ले लिया तो फिर से नेट चार्ज हमारा चेंज हो जाएगा, दैट विल बी +Q ओनली। तो कहने का तात्पर्य अंदर के सारे चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। पर मैंने कहा अब यहाँ पर बाहर में +10Q भी रखा हुआ है। आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, क्योंकि पॉजिटिव है ना इसलिए रेडियली आउटवर्ड होगा ना, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल के इसके अंदर घुसेगी उतनी भैया यहाँ से बाहर भी चली जाएगी। तो इसके वजह से या फिर ये चार्ज की वजह से जो क्लोज सरफेस के बाहर है उनकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है इस सरफेस पे, उस पर कोई असर इन बाहरी चार्ज की वजह से नहीं पड़ेगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रख लो, ये नोट करके रख लो। क्या नोट करके रख लो? कि ये नोट करके रख लो गॉस थ्योरम के बारे में कि ऑल द चार्जेस that is inside the closed surface, all the charges that is inside the closed surface is considered। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने closed surface के अंदर +Q रखा, +Q रखा, +Q रखा, कितना हो जाएगा ओवरऑल चार्ज 3Q, पर बाहर 10Q रखा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखें। दूसरा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली टू क्लोज्ड सरफेस। सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अगर क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो गॉस थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं करते। अच्छा, charges outside the closed surface
affects or does not affect the electric flux. So we have seen that it does not affect the इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आप समझ जाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ बन रहा है, सरफेस पे. किसके सरफेस पे, क्लोज्ड सरफेस के सरफेस पे. क्लोज्ड सरफेस ने किसको एनक्लोज्ड करके रखा है, चार्ज को. जितने चार्ज अंदर है वही कंसीडर होंगे, जितने चार्ज बाहर है वो कोई अफेक्ट नहीं करेंगे. ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को 12th बोर्ड के अलावा, हाँ सही जा रहे हो आप, कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेंगे ही करेंगे. बिकॉज यू ऑल आर हियर टू बिल्ड द कंसेप्ट गाइस. सो नाउ नेक्स्ट, और आप एक और चीज ये याद रखेंगे कि फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कहीं से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स entering is equal to number of electric field lines leaving. मतलब क्लोज्ड सरफेस के बाहर कोई चार्ज अगर रखा हुआ है तो उससे अफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उसके वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही है उतनी ही बाहर भी निकल जाएगी. आई होप ये सब आपने लिख लिया है. अब मान के चलिए कि ये एक क्लोज्ड सरफेस है और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है और निकल रही है और निकल रही है और इधर भी और इधर भी और इधर भी. अब गिनिए बना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितनी बाहर निकल रही है. तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कि 8 लाइंस हैं जो इस सरफेस से बाहर निकल रही है. अब बताइए कितनी घुस रही है, तो आप बोलेंगे एक भी नहीं घुस रही है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी सरफेस पे, बिल्कुल बनेगी क्योंकि बाहर जा रही है पर अंदर नहीं आ रही है. चलिए ये एक बात तो आपकी क्लियर हुई. दूसरी बात, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव 3Q चार्ज को मैंने रख दिया यहीं पर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा. मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकाला जो ऐसी जाकर ऐसी निकल गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकाला जो घुसी पर यहाँ से बाहर निकल गई. तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई साहब ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है इस सरफेस एरिया में जिसने क्यू चार्ज को एनक्लोज करके रखा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर भी निकल जा रही है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ रह जा रही है क्या, नहीं. इसलिए जो हमने लास्ट पॉइंट इसके पहले लिखा वो आप दोबारा पढ़ेंगे कि आउटसाइड चार्ज के लिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग, हियर इट इज 2, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग, ऑल्सो हियर इट इज 2. अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी घुस रही होती. यस, इसका तात्पर्य अगर इसे मैं एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर घुसी है, इसे मैं अगर एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर घुसी है और इसे मैं एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पर घुसी है. तो इसके लिए भी हम देखते हैं कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है और 3 निकल के जा भी रही है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के केस में भी 0 ही होगी. So this is what is very important to understand Gauss theorem. So guys, in the next episode we shall go with the proof of Gauss theorem with the help of mathematical calculations. Till then, take care. Jai Hind.